पिछले कुछ दिनों से हो रहे शारीरिक बदलावों ने अनीता को गहरी उलझन में डाल दिया था। पेट का हल्का सा उभार और लगातार बिगड़ती सेहत से घबराकर जब वह डॉक्टर के पास पहुंची तो वहां मिले जवाब ने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। उसने आज तक किसी पुरुष के साथ इंटीमेट होना तो दूर, किसी का स्पर्श तक नहीं किया था। डॉक्टर की बात को झुठलाने की जिद में अगले दिन अनीता ने घर आकर गुपचुप तरीके से बाथरूम में प्रेगनेंसी किट का इस्तेमाल किया। उसकी सांसें अटकी हुई थीं, लेकिन कुछ ही पलों में किट पर उभरी 2 चटक लाल लकीरों ने उसकी रही सही उम्मीद भी चकनाचूर कर दी। खौफ के मारे उसके हाथ कांपने लगे। अगर यह बात घर वालों को पता चली तो कोई अनीता के सच पर यकीन नहीं करेगा। हर उंगली उसी के चरित्र पर उठेगी। अपने इस भयानक सच को पूरी तरह पुख्ता करने के लिए उसने अल्ट्रासाउंड करवाया। मॉनिटर की नीली स्क्रीन पर 2 महीने के भ्रूण को देखते ही अनीता के सब्र का बांध टूट गया और वह वहीं फूट फूट कर रो पड़ी। इस खौफनाक भंवर से निकलने का कोई रास्ता न सूझने पर उसने अपनी सबसे भरोसेमंद सहेली को अपनी आपबीती सुनाई। दोनों बदहवास होकर अबॉर्शन के लिए एक क्लिनिक पहुंची, लेकिन डॉक्टर ने इसे पूरी तरह गैर कानूनी बताकर साफ इनकार कर दिया। बेबस अनीता डॉक्टर के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाई, मिन्नतें की, लेकिन उसकी एक न सुनी गई। बेरहम गार्ड्स ने उसे धक्के मारकर क्लिनिक से बाहर निकाल दिया। हार न मानते हुए उसने खुद ही मेडिकल स्टोर से अबॉर्शन की दवा खरीदने की कोशिश की। वहां दुकानदार ने उस पर बुरी तरह भड़कते हुए कहा कि ये कोई चॉकलेट नहीं है जो बिना पर्चे के दे दूं, जान जा सकती है तुम्हारी इससे। हर दरवाजे से दुत्कारे जाने के बाद अनीता पूरी तरह टूट चुकी थी। भारी कदमों से वह घर लौट आई। रात भर आंसुओं से तकिया भीगता रहा, लेकिन नियति का सबसे क्रूर मजाक तो अभी बाकी था। अगली सुबह जब उसकी भारी आंखें खुली तो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही न्यूज ने उसके होश उड़ा दिए। कोरोना महामारी के कारण पूरे देश में आज से संपूर्ण लॉकडाउन। पलक झपकते ही सड़कें वीरान हो गईं, शटर गिर गए और बाहर निकलने के सारे रास्ते सील कर दिए गए। अब इस कैद हो चुके देश की चारदीवारी में फंसी अनीता अपने इस खौफनाक और अनसुलझे सच के साथ आखिर क्या करेगी। कहानी हमें कुछ महीने पीछे ले जाती है, नए साल 2020 की एक खुशनुमा सुबह की ओर। जहां एक तरफ दुनिया जश्न में डूबी थी, वहीं अनीता के छोटे से घर में जिम्मेदारियों की धीमी आंच सुलग रही थी। अनीता अपने परिवार की जान थी। घर में उसके पिता, माँ, दादी और एक छोटी बहन थे। उसके पिता एक वेल्डिंग की दुकान पर काम करते थे। वेल्डिंग की चिंगारियों के बीच गिरते उनके पसीने की हर बूंद परिवार का पेट पालने की उनकी जद्दोजहद की गवाही देती थी। अनीता यह सब देखती और महसूस करती थी। जब भी अनीता घर की दहलीज लांघ कर बाहर कदम रखती तो एक जोड़ी आंखें छुप छुप कर उसका पीछा करती थीं। वो आंखें थीं जीवा की। जीवा अनीता को बेइंतहा चाहता था। अनीता की एक झलक ही उसके पूरे दिन का सुकून थी, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत कभी नहीं आई कि वह उसके सामने जाकर अपने दिल का हाल बयां कर सके। उसका प्यार बस एक खामोश इबादत की तरह था। कुछ दिनों बाद अनीता अपनी एक दोस्त से अपनी उलझनों को साझा करती है। उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और अब उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सपना था, एक अच्छी नौकरी। इसी कोशिश में वह एक नामी कंपनी में इंटरव्यू देने जाती है। अपनी काबिलियत के दम पर वह इंटरव्यू शानदार तरीके से निकाल लेती है और उसे जॉब का ऑफर भी मिल जाता है। खुशी से चहकती हुई अनीता जब घर पहुंचती है और यह खुशखबरी सबको सुनाती है तो जैसे खुशियों पर अचानक ब्रेक लग जाता है। वजह थी नाइट शिफ्ट। परिवार वालों का प्यार और समाज का डर उनके फैसले पर हावी हो गया। उन्होंने साफ मना कर दिया। लड़कियों का रात बिरात घर से बाहर काम करना महफूज नहीं है, यह कहकर उस नौकरी के ऑफर को हमेशा के लिए ठुकरा दिया गया। अनीता ने परिवार की खुशी के लिए अपने कदम पीछे खींच लिए और डे शिफ्ट की नौकरी की तलाश में फिर से दर दर भटकने लगी। लेकिन किस्मत जैसे उसका इम्तिहान ले रही थी। लाख कोशिशों के बावजूद उसे कोई ढंग की नौकरी नहीं मिल पा रही थी। इसी बीच मोहल्ले और कॉलेज के कई लड़के अनीता की सादगी और खूबसूरती पर फिदा थे। अक्सर कोई न कोई हिम्मत करके उसे प्रपोज कर देता, लेकिन अनीता का जवाब हमेशा एक सख्त ना होता था। उसके दिल और दिमाग में इश्क के लिए कोई जगह नहीं थी। उसका लक्ष्य अर्जुन के तीर की तरह एकदम सटीक था, एक अच्छी नौकरी पाना और अपने पिता के थके हुए कंधों का सहारा बनना। कहानी यहाँ से एक झटके में करवट लेती है। दृश्य अनीता के पिता के मालिक पर शिफ्ट होता है। दुकान पर काम चल ही रहा होता है कि तभी मालिक के फोन की घंटी बज उठती है। फोन पर उनकी पत्नी घबराई हुई आवाज में कहती है कि फौरन पुलिस स्टेशन आ जाइए। घबराहट में अनीता के पिता अपने मालिक के साथ बदहवास हालत में पुलिस स्टेशन पहुंचे, लेकिन वहां जो नजारा उनके सामने था उसने सबके होश फाख्ता कर दिए। मालिक की अपनी सगी बेटी किसी अनजान लड़के के साथ भागकर शादी रचा चुकी थी। हद तो तब हो गई जब उसने पुलिस में अपने ही माँ बाप के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी कि वे लोग उसके पति की जान ले सकते हैं। अनीता के पिता यह सब देखकर सन्न रह गए। ये वही मालिक थे जिनका सीना अपनी बेटी की तारीफें करते नहीं थकता था। उनका सपना था कि अपनी लाडली को पढ़ा लिखाकर डॉक्टर बनाएंगे, लेकिन आज उसी बेटी ने उनके सारे अरमानों का गला घोंट दिया था। थाने के उस भरे कमरे में एक मजबूर बाप अपनी ही बेटी के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रो रहा था। मालिक ने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि बेटा ऐसा कदम मत उठा, ये लड़का सही नहीं है, शक्ल से ही गुंडा लगता है, तू घर लौट चल। लेकिन इश्क के अंधेपन में वह लड़की जैसे पत्थर हो चुकी थी। उस पर न बाप के आंसुओं का कोई असर हुआ और न माँ की चीखों का। वह किसी की भी सुने बिना उसी लड़के का हाथ थामकर थाने से बेपरवाह निकल गई। कानून के हाथ बंधे होने के कारण पुलिस भी मूक दर्शक बनी रही। अपनी ही खून की इस बगावत ने मालिक और उनकी पत्नी को जीते जी मार डाला था। शाम को जब अनीता के पिता थके हारे और सहमे हुए घर लौटे तो उन्होंने अपनी पत्नी को थाने का पूरा खौफनाक मंजर सुनाया। उनकी आवाज
अंदाज में एक बाप का डर साफ झलक रहा था। दरवाजे के पीछे खड़ी अनीता चुपचाप यह सारी बातें सुन रही थी। पिता के शब्दों ने उसके दिल पर गहरा असर किया। उसी पल उसने खुद से एक पक्की कसम खाई कि मैं अपनी जिंदगी में ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगी जिससे मेरे परिवार के सम्मान पर एक खरोंच भी आए। उसके पिता ने अपना खून पसीना एक करके उसे यहाँ तक पिराया था और वह मरते दम तक उनका यह भरोसा नहीं टूटने देगी। अगले दिन अपने सपनों को नई उड़ान देने के लिए अनीता ने अपनी एक पुरानी दोस्त को फोन मिलाया। उसने अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि अगर तेरी कंपनी में दिन की शिफ्ट वाली कोई वैकेंसी हो तो प्लीज मुझे रेफर कर दे। घर वाले नाइट शिफ्ट के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। दोस्त ने हामी भरते हुए उसे उसी शाम अपने अपार्टमेंट के पास मिलने के लिए बुला लिया। शाम को जब अनीता अपनी दोस्त से मिलकर वापस घर लौट रही थी तो अचानक रास्ते में जीवा उसके सामने आकर खड़ा हो गया। आज जीवा ने जैसे अपनी सारी झिझक किनारे रख दी थी। वह सीधे अनीता की आंखों में देखते हुए अपने दिल की बात कह बैठा। लेकिन अनीता का इरादा चट्टान की तरह मजबूत था। उसने बिना किसी घबराहट के बेहद सख्त लहजे में कहा कि मैंने तुम्हें पहले भी कई बार मेरा पीछा करते देखा है, लेकिन आइंदा से ये हरकतें मेरे साथ मत करना। मेरी पूरी जिंदगी मेरे सामने है और मुझे इन प्यार मोहब्बत के चक्करों में पड़कर इसे बर्बाद नहीं करना है। जीवा ने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, मिन्नतें की कि वह उसे ऐसे मत ठुकराए, लेकिन अनीता ने एक पल भी बर्बाद किए बिना उसे साफ और आखिरी ना कह दिया और हिदायत दी कि वह फिर कभी उसका रास्ता न काटे। शाम ढलते ही अनीता ने अपनी सबसे करीबी दोस्त सपना को फोन मिलाया। जीवा की उस हरकत से वह अब तक झुंझलाई हुई थी, लेकिन उसके मन में एक नई उम्मीद भी थी। उसने सपना को बताया कि उसकी जान पहचान वाली मीरा ने उसे नौकरी के सिलसिले में बुलाया है और शायद आज कोई पक्की बात बन जाए। सपनों में एक अच्छी सी ऑफिस डेस्क की तस्वीर लिए अनीता मीरा से मिलने पहुंची, लेकिन जब मीरा उसे लेकर अपनी मंजिल पर पहुंची तो अनीता के कदम वहीं ठिठक गए। सामने कोई ऑफिस नहीं बल्कि शहर का एक चकाचौंध और शोर शराबे से भरा पब था। मीरा ने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया कि यार आजकल नौकरी चाहिए तो स्मार्ट बनना पड़ता है। यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियों के एचआर और मैनेजर पार्टी करने आते हैं, यहीं से सीधे जॉब के मौके मिलते हैं। लेकिन अनीता के संस्कारी मन को यह सब बिल्कुल रास नहीं आया। वह पब के उस घुटन भरे माहौल में जाने के बजाय बाहर ही एक किनारे खड़ी हो गई। रात गहरा रही थी और तभी नशे में धुत कुछ मनचले लड़कों की गंदी नजरें उस पर पड़ी। वे उसे देखकर फप्तियां कसने लगे। अनीता अंदर तक कांप गई, लेकिन उसने खुद को शांत रखा और उन्हें पूरी तरह अनसुना कर दिया। डर और घबराहट के बीच उसने तुरंत सपना को फोन किया। मुसीबत यह थी कि अनीता ने अपने घर पर यह झूठ बोल रखा था कि वह सपना के साथ है। अपने इस झूठ को सच का जामा पहनाने के लिए उसने सपना से एक और झूठ बोलने को कहा कि प्लीज मेरी माँ को फोन करके कह दे कि आज रात मैं तेरे ही घर रुक रही हूँ। सपना ने बिना सोचे समझे अनीता की माँ को फोन किया और बड़ी सफाई से रात रुकने की परमिशन ले ली। अब घर वाले चैन से सो रहे थे कि उनकी बेटी अपनी सहेली के सुरक्षित घर में है, जबकि असल में वह पब के उस अजनबी और खतरनाक माहौल के बीच खड़ी थी। घर की टेंशन खत्म होते ही मीरा पब से बाहर आई। उसके साथ प्रदीप नाम का एक सूट बूट वाला आदमी था। प्रदीप ने अनीता को एक तसल्ली भरी मुस्कान देते हुए कहा कि टेंशन मत लो, अगले महीने हमारी कंपनी में कुछ अच्छी वैकेंसी आने वाली है, मैं तुम्हारा नाम रेफर कर दूंगा, तुम्हारा काम पक्का समझो। जॉब का यह पक्का आश्वासन सुनते ही अनीता के चेहरे पर छाई सारी घबराहट जैसे छूमंतर हो गई। उसकी आंखों में एक चमक आ गई। इसी खुशी का फायदा उठाकर मीरा उसे खींचकर पब के अंदर ले गई। अंदर कान फाड़ू संगीत और रंग बिरंगी रोशनियों के बीच जश्न का माहौल था। सबने जॉब की इस एडवांस खुशी में अनीता को शराब पीने का दबाव डाला। अनीता ने घबराकर कढ़ाई से मना किया, लेकिन जब मीरा और बाकी लोगों ने उस पर तंज कसा कि कॉर्पोरेट पार्टियां ऐसी ही होती हैं, जॉब के बाद तुम्हें इस लाइफस्टाइल की आदत डालनी ही पड़ेगी वरना पीछे रह जाओगी। नौकरी खोने का डर और दोस्तों की लगातार जिद, मजबूरन अनीता ने हार मान ली और उस शराब के ग्लास को अपने होंठों से लगा लिया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि सफलता के नाम पर किया गया उसका यह छोटा सा समझौता उसकी पूरी जिंदगी को किस खौफनाक दलदल में धकेलने वाला है। पब के उस शोर और चकाचौंध के बीच अनीता पहली बार नशे की गिरफ्त में थी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे और वह संगीत की धुन पर बेसुध होकर झूम रही थी। उसी पब की एक डार्क टेबल पर जीवा का एक दोस्त भी बैठा था। उसकी नजर जैसे ही अनीता पर पड़ी, उसने तुरंत अपना फोन निकाला और जीवा को मिला दिया। कुछ ही देर में जीवा बदहवास सा पब पहुंच गया। सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जिस अनीता को उसने एक देवी की तरह चाहा था, उसे इस हालत में देखकर उसका दिल टूट गया। प्यार की जगह अब गुस्से और नफरत ने ले ली। इसने मेरे प्यार और भरोसे का मजाक बना दिया। यह सोचकर जीवा मन ही मन उसे कोसता हुआ वहां से लौट गया। इधर शराब का नशा अनीता के दिमाग पर पूरी तरह हावी हो चुका था। जब वह गश खाकर गिरने लगी तो मीरा और प्रदीप ने किसी तरह उसे संभाला और पब के ही ऊपर बने एक गेस्ट रूम में ले जाकर बिस्तर पर सुला दिया। कमरे से बाहर आते हुए मीरा ने गुस्से में प्रदीप को फटकार लगाई कि क्या जरूरत थी उसे इतना फोर्स करने की, वो पहली बार पी रही थी। प्रदीप ने एक लापरवाह और अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा कि अरे रिलैक्स यार, कॉर्पोरेट दुनिया में ये सब नॉर्मल है, कल सुबह तक इसका हैंगओवर उतर जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद दोनों अनीता को उसी बेसुध हालत में कमरे में छोड़कर चले गए।
लेकिन नशे और जल्दबाजी में उनसे एक बहुत बड़ी और खौफनाक चूक हो गई। जाते वक्त कमरे का दरवाजा ठीक से लॉक नहीं हुआ था। दरवाजे की कुंडी अधखुली रह गई थी। अगली सुबह जब अनीता की आंख खुली तो उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। किसी तरह खुद को संभालते हुए और अपना सच छिपाते हुए वह घर वापस आ गई। वक्त अपनी रफ्तार से बीतता रहा और कहानी 2 महीने आगे खिसक गई। पब की उस रात को अनीता एक बुरा सपना समझकर भुला चुकी थी। तभी एक दिन अचानक प्रदीप का फोन आया और उसने कहा कि हमारी कंपनी में वैकेंसी निकली है और मैं तुम्हारा नाम रेफर कर रहा हूँ। सबसे अच्छी बात यह है कि ये डे शिफ्ट की जॉब है और तुम्हारे घर के पास ही है। यह सुनते ही अनीता की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसका सालों का सपना और परिवार की सारी शर्तें जैसे एक साथ पूरी हो रही थीं। इसी खुशी के माहौल के बीच अनीता अपने परिवार के साथ अपने पापा के मालिक से मिलने उनके घर गई। बेटी के भाग जाने के गम ने मालिक को अंदर से खोखला कर दिया था और वे गहरे डिप्रेशन में थे। अनीता उनके पास बैठी और एक समझदार बेटी की तरह उनका हाथ थामकर उन्हें दिलासा देने लगी। तभी अचानक बात करते करते अनीता को बेहद तेज और सूखी खांसी का दौरा पड़ गया। उसकी हालत देखकर मालिक ने चिंता जताते हुए कहा कि बेटा, अगर इतनी खांसी उठ रही है तो लापरवाही मत कर, किसी अच्छे डॉक्टर को जरूर दिखा ले। मालिक की सलाह मानकर अनीता डॉक्टर के पास पहुंची। डॉक्टर ने उसे चेक किया और फिर एक ऐसा सवाल पूछा जिसने कहानी का रुख पलट दिया। क्या तुम्हारे पीरियड्स समय पर आ रहे हैं? अनीता ने बड़ी मासूमियत और लापरवाही से जवाब दिया कि मेरे पीरियड्स तो अक्सर लेट ही हो जाते हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि मुझे काफी समय से थायराइड की समस्या है। अनीता को लग रहा था कि यह महज एक आम बीमारी है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि थायराइड के पर्दे के पीछे एक ऐसा खौफनाक सच पल रहा था जो उसकी पूरी दुनिया उजाड़ने वाला था। क्लिनिक में कुछ बेसिक जांच करने के बाद डॉक्टर के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उसने अनीता की ओर गंभीरता से देखते हुए कहा कि तुम्हारे लक्षण कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, एक जरूरी टेस्ट और करना पड़ेगा। जरूरी टेस्ट का नाम सुनते ही अनीता के मन में एक अनजाना खौफ पैदा हो गया। एक अजीब सी घबराहट ने उसे घेर लिया। उसने तुरंत टेस्ट करवाने से साफ मना कर दिया और घबराई हुई हालत में वहां से भाग खड़ी हुई। घर पहुंचने पर उसकी मां ने फिक्रमंद होकर पूछा कि क्या कहा डॉक्टर ने, सब ठीक तो है ना? अनीता ने अपने कांपते हाथों को छुपाते हुए और नजरों को चुराते हुए झूठ बोल दिया कि कुछ नहीं मां, बस गले में थोड़ा इन्फेक्शन है, दवा दे दी है, ठीक हो जाएगा। भले ही उसने मां को टाल दिया था, लेकिन अंदर ही अंदर वो किसी गहरी सोच और दहशत में डूबी हुई थी। उस रात घर में जब सब गहरी नींद में सो गए, तब सन्नाटे को चीरती हुई अनीता दबे पांव उठी और चुपचाप बाथरूम में गई। उसके हाथों में एक प्रेगनेंसी किट थी। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। जैसे ही उसने टेस्ट किया और किट पर नजर डाली, उसकी सांसें जैसे गले में ही अटक गईं। रिजल्ट पॉजिटिव था, वह प्रेग्नेंट थी। किट पर उभरी उन 2 चटक लाल लकीरों ने जैसे उसकी पूरी दुनिया उजाड़ दी थी। उसे तुरंत डॉक्टर की वो बात याद आई जब उन्हें भी उसके प्रेग्नेंट होने का शक हुआ था, जिसे अनीता ने उस वक्त सिरे से नकार दिया था। अपने इस भयानक सच को पूरी तरह पुख्ता करने के लिए अगले दिन अनीता भारी मन से दोबारा अस्पताल पहुंची। इस बार उसने अल्ट्रासाउंड करवाया। डॉक्टर ने मॉनिटर की स्क्रीन की तरफ देखते हुए जो कहा, वह अनीता के लिए किसी मौत के फरमान से कम नहीं था। अनीता, तुम मां बनने वाली हो। तुम्हारी प्रेगनेंसी को 2 महीने हो चुके हैं। यह सुनते ही अनीता सुन्न पड़ गई। उसके कानों में जैसे सीटी बजने लगी। वह बुरी तरह घबरा गई। अचानक उसके दिमाग में फ्लैशबैक की तरह 2 महीने पुरानी पब की वह खौफनाक रात घूमने लगी। वह शराब, वह नशा, वह बेसुध होना और वह अधखुला दरवाजा। उसे यकीन हो चला था कि नशे की उसी बेहोशी में किसी दरिंदे ने उसकी अस्मत को तार तार कर दिया था। लेकिन अब वह करे भी तो क्या? यह कोई ऐसी बात नहीं थी जो वह जाकर अपने माता पिता को बता सके। कोई और रास्ता न सूझने पर अनीता ने रोते हुए अपनी सबसे करीबी दोस्त सपना को फोन किया और उसे फौरन मिलने बुलाया। जब सपना ने अनीता की जुबानी यह रोंगटे खड़े कर देने वाला सच सुना तो वह भी सन्न रह गई। सपना ने तुरंत एक मजबूत सलाह दी कि हमें बिना देर किए पुलिस के पास चलना चाहिए। पुलिस का नाम सुनते ही अनीता के दिमाग में अपने पिता का वह खौफजदा चेहरा घूम गया जो अपने मालिक की बेटी के थाने वाले कांड के बाद दिखा था। उसने तुरंत सपना का हाथ पकड़ लिया और गिड़गिड़ाई कि नहीं सपना, पुलिस के पास बिल्कुल नहीं। अगर यह बात बाहर आई तो मेरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मेरे पापा जीते जी मर जाएंगे। सपना ने दूसरा रास्ता सुझाया कि फिर उस पब में चलते हैं। वहाँ सीसीटीवी कैमरे जरूर लगे होंगे। फुटेज देखकर पता चल जाएगा कि उस रात कमरे में कौन गया था। लेकिन अनीता ने बेबसी से सिर हिलाते हुए अपनी आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी कि उस पार्टी में 300 से ज्यादा लोग थे। सपना, उस भीड़ और अंधेरे में किसी एक चेहरे को पहचानना लगभग नामुमकिन है। चारों तरफ से रास्ते बंद हो चुके थे और अनीता एक ऐसी खौफनाक दलदल में फंस चुकी थी जहां से बाहर निकलने का कोई किनारा नजर नहीं आ रहा था। घबराहट और बेबसी के आलम में अनीता और सपना वापस उसी डॉक्टर के क्लिनिक पहुंची। भारी मन से अनीता ने अबॉर्शन की गुजारिश की, लेकिन उसकी बात सुनते ही डॉक्टर का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। एक डॉक्टर होने की मर्यादा भूलकर उसने अनीता पर तानों के तीर छोड़ दिए। डॉक्टर ने उसे सरेआम जलील करते हुए कहा कि मैं तुम्हारे इस पाप के लिए अपना लाइसेंस खतरे में नहीं डालूंगी। यहाँ से निकलो और कहीं और जाकर अपना ये काला काम करवाओ। डॉक्टर की ये बातें अनीता के सीने में किसी खंजर की तरह चुभी। वह बेइंतहा जिल्लत महसूस करते हुए क्लिनिक से बाहर आ गई।
इसके बाद दोनों एक मेडिकल स्टोर पर गईं। सपना ने हिम्मत जुटाकर वहां खड़े लड़के से अबॉर्शन की गोलियां मांगी, लेकिन उस लड़के ने उन्हें घूरते हुए तुरंत मना कर दिया। ये कोई सिरदर्द की गोली नहीं है जो ऐसे ही दे दूं। बिना डॉक्टर के पर्चे के ये दवा नहीं मिलेगी। गलत तरीके से खाने पर जान भी जा सकती है और इस जुर्म में मुझे जेल नहीं जाना। यह कहकर उसने दोनों को दुकान से टरका दिया। हर जगह से दुत्कारे जाने के बाद वे एक और महिला डॉक्टर के पास पहुंची। वहां हल्की सी उम्मीद नजर आई। डॉक्टर अबॉर्शन करने को तैयार थी, लेकिन उसकी एक शर्त ने अनीता के पैरों तले फिर से जमीन खींच ली। मैं ये कर दूंगी, लेकिन पहले तुम्हें अपने माता पिता को यहाँ लेकर आना होगा। माता पिता का नाम सुनते ही अनीता के पसीने छूट गए। वह डॉक्टर के आगे गिड़गिड़ाई, हाथ जोड़े, लेकिन डॉक्टर अपनी बात से टस से मस नहीं हुई। शाम ढल चुकी थी। हर जगह से हारने के बाद सपना ने एक टूटी और मायूस अनीता को उसके घर के पास छोड़ दिया। जाते जाते उसने ढांढस बंधाया कि तू हिम्मत मत हार अनीता, कल सुबह हम फिर किसी नए क्लिनिक में कोशिश करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगली सुबह जब अनीता की आंख खुली तो टीवी से आ रही आवाज ने उसकी रही सही उम्मीदों का भी गला घोंट दिया। न्यूज एंकर चीख चीख कर बता रहा था कि कोविड-19 महामारी के कारण आज रात से पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगने वाला है। यह खबर अनीता के लिए किसी मौत के फरमान से कम नहीं थी। बाहर निकलने के सारे रास्ते सील होने वाले थे। अब वह इस घर की चार दीवारी से बाहर कैसे निकलेगी, कैसे इस खौफनाक सच से छुटकारा पाएगी। दिमाग सुन्न पड़ चुका था और टेंशन अपनी हदें पार कर रही थी। बेचैनी में अनीता ने अपना फोन उठाया और इंटरनेट पर घर पर अबॉर्शन करने के घरेलू तरीके सर्च करने लगी। वह यूट्यूब पर चोरी छिपे वीडियोस देख ही रही थी कि तभी रसोई से मां ने किसी काम के लिए उसे आवाज लगा दी। हड़बड़ाहट में अनीता फोन को वहीं बिस्तर पर खुला छोड़कर रसोई की तरफ भाग गई। इसी बीच उसकी छोटी बहन कमरे में आई और चमकते हुए फोन की स्क्रीन देखकर उसे उठाने लगी। जैसे ही अनीता लौटी, अपनी बहन के हाथ में वह फोन देखकर उसकी सांसें हलक में अटक गईं। अगर बहन ने वह वीडियो देख लिया तो घर में कयामत आ जाएगी। वह चीते की फुर्ती से झपटी और झटके से बहन के हाथ से फोन छीन लिया। खौफ और बौखलाहट के इस कॉकटेल में अनीता के हाथ से एक जोरदार थप्पड़ छोटी बहन के गाल पर जड़ गया। थप्पड़ की आवाज सुनकर मां भागती हुई आई। खुद को और अपने खौफनाक सच को बचाने के लिए अनीता ने तुरंत एक और झूठ का सहारा लिया। उसने कांपती आवाज को सख्त बनाते हुए कहा कि इसे मना करो कि मेरे फोन को हाथ न लगाए। इसमें मेरी नई नौकरी के बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर इसके हाथ से कुछ डिलीट हो जाता तो मेरी नौकरी लगने से पहले ही चली जाती। मां इस बात को सच मानकर शांत हो गई, लेकिन अनीता का दिल अब भी पसलियां तोड़कर बाहर आने को बेताब था। बंद दरवाजों के पीछे उसकी मुश्किलें अब और भी खौफनाक होने वाली थीं। रात के सन्नाटे में जब पूरा परिवार गहरी नींद में होता, अनीता की एक अलग ही खौफनाक जंग शुरू होती। उसने कहीं सुना और पढ़ा था कि कच्चा पपीता खाने से गर्भपात हो सकता है। वह छुप छुप कर ढेर सारा पपीता खाती, इस बेबस उम्मीद में कि शायद कोई चमत्कार हो जाए और यह अनचाहा बोझ शरीर से निकल जाए। लेकिन दिन हफ्तों में बदलने लगे और कोई असर नहीं हुआ। अब उसका खौफ अपनी हदें पार कर रहा था। उसे डर सताने लगा था कि अब जल्द ही उसका पेट बाहर से दिखने लगेगा और तब वह किसी को क्या मुंह दिखाएगी। हार कर अनीता और सपना फिर उसी मेडिकल स्टोर वाले लड़के के पास पहुंची। इस बार अनीता ने अपनी सारी झिझक किनारे रख दी और सरेआम उस लड़के के सामने हाथ जोड़कर फूट फूट कर रो पड़ी। उसकी यह बेबसी और छटपटाहट देखकर आखिरकार उस लड़के का दिल पसीज गया। उसने इधर उधर देखा और एक पर्ची पर एक डॉक्टर का नंबर लिखकर चुपके से उनके हाथ में थमा दिया। दोनों उम्मीद की एक नई किरण लिए उस डॉक्टर के क्लिनिक पहुंची, लेकिन वहां इंसानियत नहीं बल्कि मजबूरी का व्यापार चल रहा था। डॉक्टर ने उनकी घबराहट का फायदा उठाते हुए सीधा सौदा किया कि 20,000 रुपए लगेंगे। इससे 1 रुपया भी कम नहीं होगा। अनीता के पास कोई चारा नहीं था। वह भारी मन से मान गई। घर लौटकर उसने अपनी सारी इज्जत दांव पर लगा दी। दोस्तों के सामने झूठी कहानियां बनाकर और बहाने आंचकर पैसे उधार मांगे, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वह सिर्फ 10,000 रुपए ही इकट्ठा कर पाई। उसी आधी अधूरी रकम के साथ दोनों फिर क्लिनिक पहुंची, लेकिन वह लालची डॉक्टर नहीं पसीजा। उसने वो 10,000 रुपए अपनी दराज में रख लिए और बेरहमी से कहा, ये 10,000 रुपए एडवांस हैं, बाकी के 10,000 लेकर आओगे तभी ऑपरेशन टेबल पर लिटाऊंगा। अब कोई और रास्ता न देख अनीता ने मजबूरी में प्रदीप को फोन मिलाया। उसने अपनी आवाज में हड़बड़ाहट छुपाते हुए 10,000 रुपए उधार मांगे और वादा किया कि जल्द ही लौटा देगी। प्रदीप ने बिना कोई टेढ़ा सवाल किए तुरंत पैसे ट्रांसफर कर दिए। अगले दिन बाकी के 10,000 रुपए हाथ में लिए अनीता और सपना इस तसल्ली के साथ क्लिनिक पहुंची कि आज इस खौफनाक अजाब से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही वे क्लिनिक के बाहर पहुंची, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दरवाजे पर बड़ा सा ताला लटका था और बाहर एक पुलिस कांस्टेबल पहरा दे रहा था। यहाँ क्या कर रही हो? वापस जाओ, डॉक्टर को कोविड हो गया है, क्लिनिक सील कर दिया गया है। कांस्टेबल की आवाज किसी हथौड़े की तरह उनके कानों पर पड़ी। दोनों सन्न रह गईं। पैसे भी डूब गए और काम भी नहीं हुआ। घबराहट में उन्होंने डॉक्टर को लगातार फोन मिलाए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उदास और टूटे हुए कदमों से वे वापस लौट ही रही थीं कि क्लिनिक के पास ही उन्हें उसी डॉक्टर का कंपाउंडर मिल गया। वे उसके पास दौड़ कर गईं और अपनी परेशानी बताई, लेकिन उस कंपाउंडर ने भी इस बहती गंगा में हाथ धोने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने चारों
चारों तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा कि डॉक्टर वाला एडवांस तो अब भूल ही जाओ, लेकिन अगर वो 10,000 जो तुम्हारे हाथ में है मुझे दे दो तो मैं तुम्हें एक ऐसी गोली दे सकता हूँ जिससे तुम्हारा काम घर बैठे हो जाएगा। अनीता और सपना के पास सोचने समझने की कोई ताकत नहीं बची थी। उन्होंने बिना कुछ सोचे वो 10,000 रुपए उस अनजान कंपाउंडर के हाथ में रख दिए। उसने पैसे अपनी जेब में ठूंसे और एक जगह का पता बताते हुए फुसफुसाया कि शाम को इस जगह आ जाना, तुम्हें तुम्हारी टेबलेट मिल जाएगी। शाम होते ही अनीता और सपना उस कंपाउंडर के बताए पते पर पहुंची और वहां के लोगों से उसके बारे में पूछने लगी, लेकिन जवाब सुनकर दोनों के पैरों तले बची खुची जमीन भी खिसक गई। उस नीच कंपाउंडर ने उनकी घबराहट और मजबूरी का फायदा उठाया था और उन्हें बेवकूफ बनाकर आखिरी 10,000 रुपये भी ठग लिए थे। यह धोखा अनीता के लिए बर्दाश्त से बाहर था। वह अंदर से पूरी तरह दरक चुकी थी। उसकी आखिरी उम्मीद भी उस कंपाउंडर के साथ गायब हो चुकी थी। जब वह टूटे कदमों से रात को घर लौटी तो माँ का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। इतनी रात तक कहाँ आवारागर्दी कर रही है? आजकल तेरा घर में मन नहीं लगता, सारा दिन बाहर भटकती रहती है। माँ ने तीखे तानों से उसका स्वागत किया। अनीता पहले ही अपनी किस्मत से हारी हुई थी। माँ के तानों ने उसके सब्र का बांध तोड़ दिया। वह पलटकर गुस्से में अपनी माँ पर चीख पड़ी। बेटी की इस बदतमीजी से माँ का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने पास ही रखी झाड़ू उठाकर अनीता को पीटना शुरू कर दिया। चीख पुकार सुनकर छोटी बहन और दादी बीच बचाव करने दौड़ी और किसी तरह अनीता को बचाया, लेकिन इन सब घटनाओं ने अनीता को मानसिक रूप से पूरी तरह निचोड़ दिया था। गुस्से, हताशा और इस खौफनाक सच के बोझ तले दबकर उसे अब जिंदगी से घिन आने लगी थी। वह अपने कमरे में गई और दरवाजा बंद कर लिया। आंखों में आंसू और दिल में गहरी मायूसी लिए उसने पंखे से फंदा लटक लिया। वह इस अजाब से हमेशा के लिए आजाद होना चाहती थी, लेकिन शायद मौत भी उससे मुंह फेर चुकी थी। ऐन वक्त पर उसकी छोटी बहन ने उसे देख लिया और चीखते हुए घर वालों को बुला लाई। किसी तरह दरवाजा तोड़कर उसे फंदे से नीचे उतारा गया। बेटी को इस हाल में देखकर माँ का शक गहरा गया। उन्होंने अपने पति से कहा कि मुझे पक्का यकीन है कि ये किसी लड़के के चक्कर में पड़ गई है, इसीलिए इसका ये हाल है। आप खुद इससे बात कीजिए। पिता जो अपनी बेटी को अपनी जान से ज्यादा चाहते थे, अनीता के पास आकर बैठ गए। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने अनीता के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा कि अगर तू ही मर जाएगी तो हमारा क्या होगा? तेरे बिना हम कैसे जिएंगे? अगर कोई भी परेशानी है तो अपने पापा को बता। क्या तू किसी से प्यार करती है? बाप का यह निस्वार्थ प्यार अनीता के सीने को चीर रहा था। वह चाहकर भी वह घिनौना सच अपने भगवान जैसे पिता को नहीं बता सकती थी। वह फूट फूट कर रोई और अपने आंसुओं के पीछे सब कुछ छिपाते हुए बोली कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ। उसी शाम सपना दौड़ी दौड़ी अनीता के घर आई। उसने अनीता को डांटते हुए कहा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई जान देने की? हम कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। सपना ने अपनी तरफ से फिर कोशिश की और अकेले उसी मेडिकल स्टोर पर जाकर उन गोलियों के लिए मिन्नतें की, लेकिन वहां से भी खाली हाथ लौटी। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। देखते ही देखते 4 महीने गुजर गए। अब वो अनचाहा सच अनीता के शरीर पर उभरने लगा था। उसका पेट धीरे धीरे बाहर आने लगा था। हर गुजरते दिन के साथ उसका खौफ दोगुना होता जा रहा था। वह ढीले कपड़े पहनकर खुद को छिपाने की नाकाम कोशिश करती। तभी एक दिन सपना का फोन आया और उसने बताया कि जिस डॉक्टर को हमने 10,000 रुपए एडवांस दिए थे ना, वो कोविड की वजह से मर गया। हमारे वो पैसे भी अब कभी वापस नहीं मिलेंगे। लेकिन यह खबर सुनकर अनीता के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसके अंदर रोने या डरने की भी ताकत नहीं बची थी। वह अब खौफ और दर्द की हर सीमा को पार करके एक जिंदा लाश बन चुकी थी। दिन अपनी उसी दमघोंटू रफ्तार से बीत रहे थे कि तभी एक दिन अनीता के घर में एक मनहूस फोन आया। फोन पर मिली खबर ने अनीता के पिता को बुरी तरह तोड़ कर रख दिया। उनके मालिक, जिन्होंने अपनी बेटी के भाग जाने के बाद खुद को दुनिया से काट लिया था, उस जिल्लत और बदनामी के बोझ को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। यह खबर सुनते ही अनीता के पिता दहाड़े मारकर रो पड़े। उनकी आंखों के सामने उनके उस दयालु मालिक का चेहरा घूम रहा था, जिसकी इज्जत उसकी अपनी ही बेटी ने तार तार कर दी थी। दरवाजे के पीछे खड़ी अनीता यह सब सुनकर अंदर तक कांप उठी। खौफ की एक ठंडी लहर उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। उसने मन ही मन सोचा कि अगर मेरे घर वालों को मेरे इस खौफनाक सच का पता चला तो क्या मेरे पापा भी इस सदमे को बर्दाश्त कर पाएंगे? कहीं मेरा परिवार भी इसी तरह हमेशा के लिए न उजड़ जाए। इस डर ने उसके अंदर सच्चाई बताने की रही सही हिम्मत को भी हमेशा के लिए दफन कर दिया। हर दरवाजा बंद होने के बाद अनीता और सपना एक बार फिर उसी मेडिकल स्टोर वाले लड़के के सामने हाथ जोड़े खड़ी थीं। उन्होंने रोते हुए उसे बताया कि जिस डॉक्टर को उन्होंने पैसे दिए थे वह मर चुका है। उनकी लाचारी देखकर उस लड़के ने एक पर्ची पर एक नंबर लिख कर दिया और एक सख्त हिदायत दी कि अगर वो आदमी पूछे कि कितने महीने का गर्भ है तो सिर्फ 3 महीने बताना। अगर 5 महीने बताया तो वो बिल्कुल काम नहीं करेगा। लेकिन असली झटका तो तब लगा जब अनीता ने धड़कते दिल से उस नंबर पर कॉल किया। दूसरी तरफ से जो आवाज आई उसने अनीता के होश उड़ा दिए। वह आवाज किसी और की नहीं बल्कि जीवा की थी। जीवा के कई डॉक्टरों से गहरे संपर्क थे और वह इस काम में मदद कर सकता था, लेकिन अनीता दहशत में आ गई। अगर जीवा को पता चला कि यह मुसीबत अनीता की है तो वह पूरे मोहल्ले और घर वालों के सामने उसका पर्दाफाश कर देगा। सपना ने हालात की नजाकत को समझा और कहा कि हमारे पास अब और कोई रास्ता नहीं है। अपनी पहचान छुपाने के लिए सपना ने सिर पर एक बड़ा सा हेलमेट पहना और जीवा
जीवा से मिलने पहुंच गई। उसने एक अजनबी बनकर पूरी कहानी बताई। जीवा ने उन्हें एक डॉक्टर का पता और नंबर दिया। डॉक्टर का पता तो मिल गया था, लेकिन अब पैसों का बंदोबस्त करना एक पहाड़ जैसी चुनौती थी। अनीता ने हर जगह हाथ पैर मारे, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। आखिरकार मजबूरी में अंधी होकर उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसने उसकी रूह को छलनी कर दिया। उसने चुपके से अपनी माँ के सोने के कंगन निकाले और उन्हें गिरवी रखकर पैसों का इंतजाम किया। उन पैसों को कसकर पकड़े दोनों सहेलियां डॉक्टर के क्लिनिक पहुंची। डॉक्टर ने पहला सवाल वही पूछा कि कितने महीने हुए हैं। अनीता ने कांपते होंठों से झूठ बोल दिया कि 3 महीने डॉक्टर साहब। लेकिन अल्ट्रासाउंड की मशीन झूठ नहीं बोलती। जैसे ही डॉक्टर ने स्कैनिंग की, सच्चाई स्क्रीन पर चीख चीख कर सामने आ गई। अनीता 5वें महीने में थी। घबराए हुए डॉक्टर ने तुरंत जीवा को फोन मिलाया और कहा कि भाई ये लड़की 5वें महीने में है। फोन के दूसरी तरफ से जीवा ने बड़ी बेरहमी से एक चाल चली कि अगर इतना रिस्क है तो उनसे 1 लाख रुपए की मांग कर लो। डॉक्टर बाहर आया और उसने सीधे अनीता और सपना के मुंह पर 1 लाख रुपए की डिमांड रख दी। 1 लाख सुनते ही दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। सपना का गुस्सा फूट पड़ा और वह डॉक्टर से तीखी बहस करने लगी। लेकिन अनीता को अपनी आंखों के सामने सिर्फ अपने पिता का रोता हुआ चेहरा और उजड़ता हुआ परिवार नजर आ रहा था। उसने सपना को चुप कराया और बिना कुछ सोचे समझे उस डॉक्टर के पैरों में गिर पड़ी। एक लाचार लड़की को अपने पैरों में इस कदर गिड़गिड़ाते और मौत की भीख मांगते देख आखिरकार उस कठोर डॉक्टर का भी दिल पसीज गया और उसने उस जानलेवा ऑपरेशन के लिए हामी भर दी। उस बंद कमरे के अंदर जो कुछ भी हुआ वह अनीता के लिए किसी जीते जागते नरक से कम नहीं था। बिना किसी सही मेडिकल सुविधा के उस क्रूर प्रक्रिया का हर एक पल उसके शरीर और रूह दोनों को चीर रहा था। वह दर्द से तड़पती रही, सिसकती रही, लेकिन अपनी आवाज को होठों के पार नहीं जाने दिया। घंटों की उस असहनीय पीड़ा के बाद आखिरकार वह खौफनाक ऑपरेशन पूरा हुआ। कुछ देर बाद जब अनीता के शरीर में चलने की थोड़ी सी भी ताकत लौटी तो वह और सपना वहां से घर के लिए निकल पड़ी। रास्ते में चलते चलते अनीता के कदम लड़खड़ा गए और वह पूरी तरह टूटकर जमीन पर बैठ गई। सपना ने उसके कंधे पर हाथ रखा और तसल्ली देते हुए कहा कि अब सारी टेंशन छोड़ दे और एक नई शुरुआत कर। लेकिन सपना की तसल्ली अनीता के आंसुओं को रोक नहीं पाई। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंखों में अब सिर्फ दर्द नहीं था बल्कि खुद से एक गहरी नफरत थी। अपने आंसुओं के बीच अनीता ने सपना को एक ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला सच बताया जिसे सुनकर सपना भी पत्थर की तरह सुन्न हो गई। अनीता की आवाज में एक मुर्दा सी खामोशी थी। तुझे क्या लगता है सपना, उस लालची आदमी ने बिना पूरे पैसों के मेरा काम ऐसे ही कर दिया? उसने मेरे सामने एक घिनौनी शर्त रखी थी। उसने कहा था कि अगर मैं उसके साथ सोऊंगी तभी वो मुझे इस मुसीबत से आजाद करेगा। सपना की आंखें फटी की फटी रह गईं। दूसरी तरफ उसी क्लिनिक में बैठा वह आदमी खून से सने अपने हाथों के साथ जीवा को फोन मिला रहा था। उसकी आवाज में किसी डॉक्टर की गंभीरता नहीं बल्कि एक दरिंदे का घमंड था। उसने जीवा को अपनी दरिंदगी की कहानी बड़ी शान से सुनाई। उसकी इन घिनौनी बातों से यह साफ हो गया था कि वह कोई असली डॉक्टर था ही नहीं। वह महज एक झोला छाप इंसान था जो पैसों और अपनी हवस को मिटाने के लिए लाचार लड़कियों की जिंदगियों और उनके जिस्म से खेलता था। इधर सड़क के किनारे बैठी अनीता का रो रो कर बुरा हाल था। वह अपने ही शरीर को नोच लेना चाहती थी। इस पूरे खौफनाक सफर ने उसे बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी पूरी तरह खोखला कर दिया था। यह सच है कि उसने अपनी सबसे बड़ी मुसीबत से हमेशा के लिए छुटकारा पा लिया था। अब उसके परिवार की इज्जत पर कोई आंच नहीं आने वाली थी। लेकिन इस आजादी की कीमत इतनी भयानक थी कि वह खुद को पूरी तरह गंदा, अपवित्र और टूटा हुआ महसूस कर रही थी। जिंदगी की इस क्रूर जंग में अनीता जीत कर भी सब कुछ हार चुकी थी। अपनी असमत लुटने की इसी घुटन, दर्द और एक कड़वी खामोश सच्चाई के साथ यह कहानी हमेशा के लिए यहीं खत्म हो जाती है। क्या अनीता को उस झोला छाप डॉक्टर की घिनौनी शर्त मानने के बजाय हिम्मत करके अपने घर वालों को पूरा सच बता देना चाहिए था? आपकी इस पर क्या राय है कमेंट्स में जरूर लिखें और इसी तरह की फिल्मों का एक्सप्लेनेशन देखते रहने के लिए हमारे चैनल झटपट बॉलीवुड को जरूर सब्सक्राइब करें।